वेलकम टू लेक्चर ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आज के लेक्चर में हम मल्टी थ्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली है क्या चीज। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंशिएट कर चुके हैं और मल्टी थ्रेडिंग को हमने थोड़ा सा देख लिया कि मल्टी थ्रेडिंग कहते किस चीज को है, उसी की थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाएंगे। अब मल्टी थ्रेडिंग में हमने कहा था कि कोई प्रोसेस में एक से ज्यादा थ्रेड एट अ टाइम यूज हो सकते हैं और इसके अलावा हमने बात की थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ये भी कहा था कि मल्टी थ्रेडिंग में हर जो थ्रेड है उसका रजिस्टर और स्टैक अपना उसमें यूज हो रहा होगा, यानी इंडिपेंडेंट रजिस्टर और स्टैक होगा हर थ्रेड का। इसके अलावा जो भी उसका कोई फाइल है, प्रोग्राम है, कोड है, वो सबका शेयर्ड होगा, यानी वो सेम यूज कर रहे होंगे सारे थ्रेड। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें बाकी क्या चीजें हैं। In computer architecture, multi-threading is the ability of single CPU to provide multi-thread for concurrent execution. यानी अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी थ्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग की फैसिलिटी से क्या मुराद कि जो हमारा सीपीयू होता है, यानी सिंगल सीपीयू, हमें पता है मल्टी कोर सीपीयूज भी होते हैं। कोई भी जो भी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा यूज हो रहे हो, प्रोवाइड मल्टी थ्रेड फॉर कंकरेंट एग्जीक्यूशन, वो हमें मल्टी थ्रेडिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। मल्टी थ्रेडिंग से मुराद हमें पता है कि एक टाइम में किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी एक टाइम में प्रोसेस के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स यूज हो रहे होते हैं जिनको हम थ्रेड का नाम दे देते हैं। जिस तरह यहां पे लिखा है सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी थ्रेडिंग एम टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल कोर बाय यूजिंग थ्रेड लेवल पैरेललिज्म। पैरेललिज्म से यहां पे क्या मुराद है? पैरेललिज्म से मुराद के एक टाइम में ही मल्टीपल काम इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हों, उसको हम पैरेललिज्म कह देते हैं। तो मल्टी थ्रेडेड से हमारे जो एक तो ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल कोर, हमारे मल्टीपल सीपीयूज होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं डुअल कोर हो गया और i3 कोर हो गए, तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि जो सिंगल कोर है ना, उसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी कह लें कि इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज जाहिर बात है, एक चीज हम यूज तो कर रहे हैं, अगर उसकी फुल प्रोसेसिंग पावर यूज करें तो फिर उसको यूज करने का हमें एडवांटेज भी है। तो इसमें जब थ्रेड लेवल पैरेललिज्म आती है तो उससे इसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग अलाउ मल्टीपल रिक्वेस्ट टू बी कंप्लीटेड सिमिल्टेनियसली, यानी एक से ज्यादा जो रिक्वेस्ट हैं एक टाइम में ही कंप्लीट हो जाती हैं विदाउट हैविंग सर्विस रिक्वेस्ट सीक्वेंशली। यानी सीक्वेंशली से मुराद के मल्टी थ्रेडिंग में ये नहीं कि एक हमारे पास रिक्वेस्ट है, वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद दूसरी पे काम शुरू होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर खत्म होगी, फिर उसके बाद तीसरी स्टार्ट होगी। इस तरह से सीक्वेंशली नहीं, एट अ टाइम ही सारा वो स्टार्ट कर देता है मल्टी थ्रेडिंग में उसका जो प्रोसेस है। उनको रिक्वेस्ट को यानी सिमिल्टेनियसली ही जो है उनको कंप्लीट कर दिया जाता है, सीक्वेंशली नहीं किया जाता। किस तरह से इसको एक डायग्राम से देखते हैं। ये देखें, ये एक क्लाइंट है, जब इसने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, जाहिर बात है सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वहां पे सीपीयू जो भी कोई एज रिक्वेस्ट तो एज अ इनपुट जाती है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होनी होती है, वहां पे कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब एक प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट थी उसमें एक थ्रेड क्रिएट होगा। थ्रेड क्रिएट के मसलन जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, मैं कहता हूं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो मल्टीपल आप फंक्शन या यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसके थ्रेड्स ही होते हैं। तो वो क्या करेगा? क्रिएट अ न्यू थ्रेड टू सर्विस द रिक्वेस्ट, वो एक थ्रेड क्रिएट कर देगा। और क्या है, थ्रेड क्रिएट करने के बाद वो ये वेट नहीं करेगा कि अब वो थ्रेड खत्म हो उसके बाद कोई और थ्रेड के ऊपर काम किया जाए। इस तरह नहीं, जिस तरह ये यहां पे लिखा है ना, सिमिल्टेनियसली होगा, सीक्वेंशली नहीं। थ्रेड क्रिएट हो गया, वो थ्रेड चल रहा है, खत्म नहीं अभी हुआ। साथ ही क्या, ये देखे सर्वर रिटर्न हो गया, थ्रेड उसने क्रिएट कर दिया। ये जो आपके पास रिटर्न का सिंबल यहाँ पे साइन नजर आ रहा है, ये क्या लिखा है? रिज्यूम लिसनिंग फॉर एडिशनल क्लाइंट रिक्वेस्ट, कि वो थ्रेड तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ क्लाइंट की तरफ से और जो रिक्वेस्ट आएंगी उनको लेगा और फिर इसी तरह जो है वो थ्रेड्स क्रिएट करता जाएगा, मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करेगा और वो एट अ टाइम सारे थ्रेड वर्किंग कंडीशन में भी होंगे, यानी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसके ऊपर काम चल रहा होगा, वो प्रोसेस अपना कंप्लीट करते रहेंगे। तो ये बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग है जब हम सीपीयू लेवल से देखते हैं कि किस तरह से वो हमारा सिस्टम जो है वो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्केलर प्रोसेसर एंड वेक्टर प्रोसेसर्स। अब ये स्केलर और वेक्टर प्रोसेसर्स क्या चीज हैं? स्केलर प्रोसेसर्स प्रोसेसेस ओनली वन डाटा आइटम एट अ टाइम, एक टाइम में एक डाटा आइटम जो है उसको क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। जिस तरह हमने जब फ्लेंस टेक्सोनोमी पढ़ा था तो हमने देखा था एक SISD
सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर यही था ना, एक इंस्ट्रक्शन आ रही है और एक ही डाटा आ रहा होता है। तो स्केलर प्रोसेसर वही है जो कि सिंगल इंस्ट्रक्शन, ये देखिए लिखा भी हुआ है, सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा इन्फ्लुएंस टेक्सोनोमी। तो क्या है, प्रोसेसेस ओनली वन डाटा एट अ टाइम। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं इनसे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है हमारे पास वेक्टर प्रोसेसर। वेक्टर प्रोसेसर क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेट्स सिमिल्टेनियसली ऑन मल्टीपल डाटा आइटम्स। हमें याद होगा फ्लेंस टेक्सोनोमी जब हमने पढ़ा था, एक हमने SIMD पढ़ा था, सिंगल इंस्ट्रक्शन होगी और मल्टीपल डाटा होगा। तो वेक्टर प्रोसेसर्स वो होते हैं जो कि सिंगल और इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उसको मल्टीपल डाटा के ऊपर, सिंगल इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डाटा के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। जिस तरह जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ एक एडिशन के ऑपरेशन की एग्जांपल दी थी कि डाटा 5, 3, 7 कुछ इस तरह से आ रहा है और उसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है। तो बिल्कुल ये उसी तरह से है हमारा स्केलर और वेक्टर प्रोसेसर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सुपर स्केलर प्रोसेसर्स। स्केलर प्रोसेसर में तो हमने कह दिया सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा, लेकिन सुपर स्केलर में क्या होता है। अब यहां पे देखें आपके इधर लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ IF क्या, इंस्ट्रक्शन फेच। हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल इसी तरह से है ना कि पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर ID उसको डिकोड करते हैं, फिर एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद मेमोरी असेस होता है और रजिस्टर राइट बैक WB। ये एक इसी तरह से सीक्वेंस से चलता है। जब भी हम कोई कह लें कि प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं, कोई मेमोरी को असेस करने जा रहे होते हैं या कोई नई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल इसको बोल रहे हैं आप। तो देखें सुपर स्केलर में क्या है, सुपर स्केलर में कहते हैं कि एक सिंगल क्लॉक साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। आप देखें ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इंस्ट्रक्शन, ये क्लॉक साइकिल। एक क्लॉक साइकिल के अंदर ये इस वक्त एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, कौन सी, फेच हो रहा है। सेकंड क्लॉक साइकिल में आ जाएं। अब सेकंड क्लॉक साइकिल में क्या हुआ, ये इंस्ट्रक्शन फेच वाली जो चल ही रही थी वो यहां पे आ गई और उसके बाद उसने डिकोड होना शुरू हो गई इंस्ट्रक्शन। थर्ड क्लॉक साइकिल में आए, देखिए फेचिंग भी है, डिकोडिंग भी है और एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गई हुई है इसकी। उसके बाद फोर्थ क्लॉक साइकिल में आए, यहां पे क्या काम है, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और साथ मेमोरी असेस भी हो रही है। फिफ्थ क्लॉक साइकिल में आ जाए तो आप देखें यहां पे वो राइट बैक भी, यानी जो रजिस्टर राइट बैक के टास्क कंप्लीट हो गया तो रजिस्टर राइट बैक भी इसमें हमारे देखें सारी चीजें जो हैं वो एग्जीक्यूशन के अंदर हैं। तो यानी इसका मतलब पाइपलाइनिंग के अंदर ये सब कुछ चला जाता है। एक साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो हमारी पाइपलाइनिंग के अंदर जा रही होती हैं। इसी तरह फिफ्थ में भी हो गया और आप ये 6 में देख लें। अब हमारा क्या, फेचिंग, फेचिंग यहां से खत्म हो गई क्योंकि हमने फेच कर ली थी, वो रजिस्टर में राइट बैक भी हो गई, फेचिंग खत्म हो गई। और वो देखें फिर एक टाइम में, यानी कहने का मतलब ये है कि सुपर स्केलर प्रोसेसर में एक टाइम में इस तरह से मल्टीपल, एक क्लॉक साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को जो है वो उस पर प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसको थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं कि किस तरह से है। लेकिन सुपर स्केलर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर स्केलर टेक्निक, इसके टेक्निक जो सुपर स्केलर प्रोसेसर है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंस्ट्रक्शंस आर इशूड फ्रॉम सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। कि सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम से क्या मतलब, सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले फेचिंग होगी, फिर डिकोडिंग वाली आएगी इंस्ट्रक्शन, फिर एग्जीक्यूट वाली, फिर मेमोरी असेस वाली। देखें इसी तरह था ना, सबसे पहले फेचिंग आया, फिर डिकोडिंग आया, फिर एग्जीक्यूशन आई, मेमोरी आया, फिर राइट बैक हुआ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सीपीयू डायनामिकली चेक द डाटा डिपेंडेंसी बिटवीन इंस्ट्रक्शन एट रन टाइम। अब सीपीयू रन टाइम के ऊपर, रन टाइम के मतलब जब वो चल रहा हो उसके ऊपर डायनामिकली डिपेंडेंसी चेक करेगा कि क्या एक इंस्ट्रक्शन दूसरी के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको वो कोई डाटा चाहिए है, वो उस हिसाब से उसको देखेगा। जिस तरह यहां देखे ना, अब ये सारी जो है फेचिंग हुई, वो फेचिंग की बेस के ऊपर डिकोडिंग हो रही है, उस डिकोडिंग की बेस के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये सारी डिपेंडेंसी रन टाइम के अंदर देखी जाएगी। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो सॉफ्टवेयर में हमें देखा इंस्ट्रक्शन कंपाइल टाइम पे चेक होती हैं, यानी डायनामिकली नहीं, रन टाइम पे नहीं। हम उसको जब कंपाइल कर रहे होते हैं ना इंस्ट्रक्शन को, एंड पे जाके वो सारा चेक हो रहा होता है। इसमें रन टाइम में ही साथ साथ ही जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगी उसकी बेस पे जो चेकिंग हो रही होती है उसको हम कह देते हैं कि डाटा डिपेंडेंसी जो है वो चेक की जाती है इंस्ट्रक्शन के दरमियान। किस पे, रन टाइम पे, जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं या हमारे क्लॉक साइकिल के अंदर जब वो आ गई हैं उसी वक्त उनकी वो चेक की जाएगी डिपेंडेंसी। सीपीयू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट वन क्लॉक साइकिल। इस तरह आप ये देखें यहां पे ये एक क्लॉक साइकिल नंबर 4 है, तो अब ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर चल रही है ना एक क्लॉक साइकिल में, तो इसको हम सुपर स्केलर प्रोसेसर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक आ जाता है शेयर्ड मेमोरी।
शेयर्ड मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल शेयर्ड मेमोरी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी होती है। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं शेयर्ड मेमोरी से कि हमारा ये जो पैरेलल कंप्यूटिंग है इसके अंदर शेयर्ड मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी हो तो पैरेलल आर्किटेक्चर में दोनों ही यूज हो रही होती हैं। पैरेलल आर्किटेक्चर से मुराद हम लेते हैं जब हमने एक टाइम में मल्टीपल काम पैरेलल में मल्टीपल प्रोसेसेस चलाने होते हैं, तो दोनों यूज हो रही होती हैं। हम पहले शेयर्ड मेमोरी की बात कर लेते हैं। शेयर्ड मेमोरी डेट में बी सिमिल्टेनियसली असेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी वो मेमोरी है जिसको एक से ज्यादा प्रोग्राम एक ही टाइम में असेस कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं शेयर्ड मेमोरी। जिस तरह नाम से याद है कोई चीज शेयर करनी है तो वो क्या है, मल्टीपल लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर की सेंस में हम कह लेते हैं कि मल्टीपल उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो एक सिंगल मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं, वहां से अपने रिसोर्सेज पिक कर रहे होते हैं। विद एन इंटेंट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग देम, यानी क्या वजह क्या होती है कि सिमिल्टेनियसली असेस करने होते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो उन्होंने करनी होती है। कम्युनिकेशन यही ना कि प्रोग्राम जब चलना है उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए हैं, वो मेमोरी से जाते हैं, रिसोर्सेज उठाते हैं, उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। और अवॉइड रिडंडेंट कॉपीज टू नॉन एज शेयर्ड मेमोरी इज नॉन एज शेयर्ड मेमोरी, यानी इसका नाम शेयर्ड मेमोरी इस प्रोसेस का जिसमें सिमिल्टेनियसली प्रोग्राम जो है वो एक मेमोरी को असेस कर रहे हो, और उसके बाद उसका ये होता है कि उनका एम ये होता है एक तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाए और दूसरा ये कि रिडंडेंट कॉपीज से बचा जाए। रिडंडेंट कॉपीज से क्या मुराद, अगर शेयर्ड मेमोरी नहीं होगी तो हर कोई, मसलन मुझे रिसोर्सेज एबीसी चाहिए, वो मैं अपने पास उसकी कॉपी बना के रखूंगा मेन मेमोरी से, और प्रोग्राम बी को भी वो एबीसी रिसोर्सेज चाहिए, वो अपने पास कॉपी बनाएगा, क्योंकि तो रिडंडेंट कॉपीज हो जाएंगी ना, यानी उसी की मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी। तो उसकी बजाय उन्होंने कहा कि हम उसको एक ही से मेमोरी से उठा लेंगे, तो ये शेयर्ड मेमोरी कहलाएगा। ये अब डायग्राम से देख सकते हैं, मल्टीपल सीपीयूज है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास लिखा है बस सिस्टम या क्रॉस बार स्विच, यानी जो भी हमारी, आपको पता है बस क्या कहते हैं, वो जो हमारे कनेक्शन बार होती है उसको हम बस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आईओ इनपुट आउटपुट है और ये मेमोरी। अब देखें जितने भी सीपीयू हैं, अगर आप इसको इग्नोर भी करें बस से, हम इनडायरेक्ट ये भी कह सकते हैं जितने भी सीपीयू हैं वो देखें वो सेम मेमोरी से डाटा उठाएंगे। जितने भी प्रोसेसर्स हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी उनके ऊपर लोड है, वो डाटा कहां से उठाएंगे, ये एक मेमोरी है, इस मेमोरी से सारा यूज हो रहा होगा डाटा, बजाय इसके कि हम रिडंडेंट कॉपीज रखें कि वही मेमोरी की कुछ चीजें निकाल के इधर भी रख दें, कुछ चीजें इधर भी रख दें, कुछ चीजें इधर भी रख दें। इसकी हमें जरूरत नहीं है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर के अंदर। शेयर्ड मेमोरी कहते ही इसको इसलिए हैं कि हम सेम मेमोरी जो है वो वहीं से रिसोर्सेज उठा के डिफरेंट जो है सीपीयू सिमिल्टेनियसली असेस कर रहे हो कि एक ही टाइम में वो सारे उसको यूज कर रहे हो। तो ये एक शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। और इसमें आ जाता है कि जो शेयर्ड मेमोरी है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल्स पे यूज होता है। शेयर्ड मेमोरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेवल पे यूज होती है। हार्डवेयर लेवल से क्या मुराद है, हम पहले हार्डवेयर लेवल को डिस्कस करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर लेवल की डिस्कशन की तरफ जाएंगे। तो हार्डवेयर लेवल के ऊपर जो शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टिपिकली लार्ज ब्लॉक ऑफ रैम दैट कैन बी असेस्ड बाय सेवरल डिफरेंट सीपीयू इन मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर से आपने फौरन समझ जाना है कि एक से ज्यादा सीपीयूज है। अब जो लिखा है ना टिपिकली लार्ज मेमोरी ब्लॉक ऑफ रैम रैंडम असेस मेमोरी, एक कह लें कि एक रैम होगी, हम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मेमोरी से मुराद एक रैम होगी और सारे सीपीयू जितनी भी कोर्स हैं वो उस रैम से, मेन रैम से डेटे को असेस कर रहे होंगे। ये हार्डवेयर सेंस में ये बात आ जाती है। अब जब उन्होंने मेमोरी को असेस करना है, मेन जिस तरह कहा ना कि रेफर टू अ ब्लॉक ऑफ रैम दैट कैन बी असेस, ऐसी रैम जो कि असेस हो रही हो बाय डिफरेंट सीपीयू इन मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक ही रैम को जब असेस कर रहे हो तो ये असेस होगी किस तरह से। इस असेस, ये जो मेमोरी असेस होनी है ना हार्डवेयर लेवल पे, हमने कहा रैम से उन्होंने असेस करना है, तो उसके भी डिफरेंट टेक्निक है उसको असेस करने की। वो क्या टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एट हार्डवेयर लेवल शेयर्ड मेमोरी, जिसको भी हमने रैम का नाम दिया, सिस्टम में यूज फॉलोइंग अप्रोचेस। कौन सी अप्रोचेस हैं? सबसे पहले आ गया यूनिफॉर्म मेमोरी असेस, यूमा। आपको पता होगा जब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ जिक्र उसमें भी किया था। जब हमने फ्लेंस टेक्सोनोमी पढ़ी थी, मैंने एक आपको बताया था मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा, ये वाला जो था मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र भी किया था यूनिफॉर्म मेमोरी असेस का, और एक था नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी असेस जिसको हमने न्यूमा कहा था। तो ये बेसिकली असेस करने के, जब एक टाइम में मल्टीपल
हमारे पास वो असेसिंग हो रही हो, मल्टीपल कोर सिंगल मेमोरी को असेस कर रहे हो या मल्टीपल प्रोसेसर, तो किस तरह का वो आर्किटेक्चर हो सकता है, वो क्या अप्रोचेज हो सकती हैं कि एक ही टाइम में असेस करने की। सबसे पहले आ जाता है UMA, यूनिफॉर्म मेमोरी असेस। ये क्या होता है? ऑल प्रोसेसर शेयर द टिपिकल मेमोरी यूनिफॉर्मली, फिजिकल मेमोरी, टिपिकली फिजिकल मेमोरी यूनिफॉर्मली, कि जो भी मेमोरी होगी एक टाइम में ही उस सिंगल मेमोरी को सारे प्रोसेसर यूज कर रहे होंगे। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी है, एक तो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर हर प्रोसेस की, हर प्रोसेसर को एक मेमोरी दे दी जाती है, वहां से वो अपना डाटा असेस करता है। लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है, मेमोरी असेस टाइम डिपेंड ऑन द मेमोरी लोकेशन रिलेटिव टू द प्रोसेसर। अब उस मेमोरी को असेस करने का टाइम उस मेमोरी लोकेशन पे डिपेंड करेगा जहां पे वो मेमोरी पड़ी हुई है। वो किस तरह से, मैं आपको एक डायग्राम से इसको मजीद समझाऊंगा अभी। उसके बाद आ जाता है कैशे ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर, CUMA। द लोकल मेमोरीज फॉर प्रोसेसर एट ईच नोड इज यूज्ड एज अ कैशे, कि हर नोड पे एक लोकल मेमोरी होगी जो कि कैशे, आपको पता है ना, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, रैम से भी ज्यादा फास्टेस्ट, तो उसको यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ एक्चुअल मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की बजाय कैशे का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें आ जाता है। अब हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये UMA, NUMA और CUMA के अंदर फर्क क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। ये देखें यहां पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मेमोरी असेस, ठीक है। ये मेमोरी है और ये मल्टीपल सीपीयूज हैं। ये जो बस मैंने कहा था, हमारा कनेक्शन बस जो होती है वो, आप देखें ये सारे सीपीयू इस मेमोरी को असेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मेमोरी असेस। अब जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी असेस है उसमें आप देखें क्या है, हर सीपीयू की, ये सीपीयू अगर मैं कहता हूं 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है और ये 4 है, हर सीपीयू की आप देखें अपनी एक मेमोरी है, सीपीयू वहां से उसको असेस करेगा। लेकिन ये सीपीयू, जाहिरी बात है, जब शेयर्ड मेमोरी है तो इसका मतलब अगर सीपीयू को किसी और मेमोरी की जरूरत पड़े तो ये देखें आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, ये दूसरे सीपीयू के साथ भी कनेक्ट है। वो जो टाइम की बात हुई थी ना, वो इस सेंस में बात हुई थी कि ये अपनी मेमोरी तो फौरन असेस कर लेगा, इसको ये जो नंबर 3 पे सीपीयू है इसकी मेमोरी से कोई डाटा चाहिए तो वो उसको सीपीयू नंबर 3 से मिलेगा, यानी वो उसके साथ मेमोरी में उसकी असेस तो हो जाएगी लेकिन असेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म में वो टाइम के हवाले से बात की गई, जो यहां पे ये लिखा था ना, मेमोरी असेस टाइम डिपेंड, ये इस सेंस में बात की गई थी। और नेक्स्ट जो है हमारे कैशे मेमोरी जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर क्या है, वो आप देखें कि हमने कहा था कि हर प्रोसेसर की, यहां पे उसको पढ़ते हैं, लोकल मेमोरी फॉर द प्रोसेसर एट ईच नोड, हर प्रोसेसर, हर नोड पे एक लोकल मेमोरी होगी जो कि कैशे यूज हो रही होगी। ये P4 आप कह लें प्रोसेसर है, ठीक है, सीपीयू प्रोसेसर है। ये देखिए हर किसी की एक लोकल मेमोरी है, एक कैशे है, वो यहां से डाटा यूज करता रहेगा, ठीक है, यहां से डाटा यूज करेगा। उसके बाद क्या लिखा, इज यूज्ड एज अ कैशे इंस्टीड ऑफ एक्चुअल मेन मेमोरी। जो एक्चुअल मेन मेमोरी है वो एक आप कह लें कि मेन मेमोरी यहां पे है, एक डायरेक्टरी मेन मेमोरी यहां पे है, लेकिन वो क्या है, उस मेन मेमोरी से हर किसी की एक कैशे बना दी गई कि जो उसको चाहिए वो फौरन बजाय इसके डायरेक्ट मेमोरी से, जिस तरह यहां देखे ना, ये सीपीयू सारे यहां को असेस कर रहे थे। अब क्या किया, उनको कहा आप यहां पे असेस करने के बाद जो जो आपको चाहिए वो लाके उसी मेमोरी से निकाल के यहां पे रख दिया जाता है, जिसको हम कैशे का नाम देते हैं। कैशे यही है ना, हमारी मेन मेमोरी से, यानी रैम और हमारा जो प्रोसेसर होता है उसके दरमियान वो होती है, यानी वो रैम से पहले असेस हो जाती है। हम कहते हैं रैम को असेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, कैशे फास्टेस्ट मेमोरी है, तो ये चीज इसमें आ जाती है। इसी तरह से ये भी कोई और आप कह लें कि उसी तरह एक ही नेटवर्क के ऊपर और कुछ सिस्टम और प्रोसेसर्स हैं उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, हमने इसको डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि इसमें एक डायग्राम से समझा, हमने कहा इसका आर्किटेक्चर यानी मेमोरी असेस किस तरह होती है, वो हमने उसकी 3 टाइप्स देखी हैं हार्डवेयर लेवल पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, हम सॉफ्टवेयर लेवल पे भी बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर क्या हो रहा होता है। थैंक यू वेरी मच।